हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर हमने अभी रिसेंटली अपनी करंट अफेयर की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम न्यूज़ में आए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज 13 जुलाई। तो इस आज न्यूज़ में आए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है हमारे लॉयन कैपिटल जो सारनाथ का अशोका पिलर है उससे रिलेटेड है। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया है कि अभी हम लोग जानते हैं कि हमारा जो नया पार्लियामेंट जो है स्टार्ट हो गया है बनना, तो उसके रूफ पर ये जो नेशनल एम्बलम है उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं हमारे जो नेशनल एम्बलम है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो नेशनल एम्बलम है इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 में, और इसको लिया गया है सारनाथ के लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से। और ये लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका को ऊपर रखा गया, और इसके नीचे जो हमारे नेशनल एम्बलम में आपने देखा होगा लिखा रहता है सत्यमेव जयते, तो उसको नीचे इसने तो ये पूरा जो टोटल है ये नेशनल एम्बलम है, जिसमें ऊपर हमारा ये जो लॉयन कैपिटल है और नीचे सत्यमेव जयते। ठीक है। तो अभी जो ये रिसेंटली जो आप देख सकते हैं ये जो हमारा नेशनल एम्बलम है, तो इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसमें ऊपर के साइड 4 लॉयन हैं जो कि एशियाटिक लॉयन है। एक पीछे है जो आपको दिख नहीं रहा है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 4 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और इसका नीचे जो सर्कुलर पेडेस्टल है जिस पे आप देख रहे हैं ये जो लॉयन कैपिटल खड़ा हुआ है, तो इसके नीचे ये जो इसके पेडेस्टल में 4 एनिमल और हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक हॉर्स है जो कि दौड़ता हुआ हॉर्स है जिसे गैलोपिंग हॉर्स कहते हैं, और एक बुल है, और एक लॉयन है, और एक एलिफेंट है। तो ये 4 जो हैं एनिमल इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं, और चारों एनिमल को सेपरेट किया गया है इस सर्कुल ये जो हमारा बीच में व्हील है, जो कि हमारे जो नेशनल फ्लैग है उसमें भी रिप्रेजेंट किया जाता है बीच में, तो उससे इसको सेपरेट किया गया। और सबसे नीचे यहाँ पे जो है लोटस, इस साइड में जो हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसमें लोटस यहाँ पे सबसे नीचे रहेगा। तो ये सारनाथ का जो हमारा लॉयन कैपिटल है उसके बारे में कुछ डिटेल हो गई। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि रिलेटेड है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे से। अभी जो कि न्यूज़ में रहे हैं, ये न्यूज़ में इसलिए रहे हैं कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और विभा विज्ञान भारती ने ऑर्गेनाइज किया है 2 डे का कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें जो ये हमारे जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं जो कि एक केमिस्ट और फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो जो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे हैं, तो इन्होंने ये एक केमिस्ट थे, इंडियन केमिस्ट थे, जिन्होंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न इंडियन केमिकल रिसर्चर थे। ठीक है। इन्होंने इस केमिस्ट्री के फील्ड में योगदान देने के साथ साथ और भी सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, जैसे कि ये कास्ट सिस्टम इसके खिलाफ थे, और जो भी समाज में जैसे अभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी इन्होंने कई जगह पे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये एक तरह से एक फ्रीडम फाइटर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, केमिस्ट, हिस्टोरियन और एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो बहुत सारी इनकी तारीफ़ें लिखी हुई हैं। तो इंडिया ही वॉज अ फाउंडर, ये फाउंडर थे किसको, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडियाज़ फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये जो इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, तो इसका इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था। और इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने 1919 में इनको इम्पीरियल टाइटल दिया था पहली बार। ही वॉज फर्स्ट ऑनर्ड विद इम्पीरियल टाइटल ऑफ CIE, कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर। ठीक है। और इनको नाइटहुड की भी
उपाधि जो है दी गई थी 1919 में। तो ये प्रफुल्ल चंद्र जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से रिलेटेड। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो अभी रिसेंटली इस दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। यूएन रिलीज अ रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस। तो उसने इंडिया को प्रोजेक्ट किया है कि ये रिसेंटली अभी बहुत जल्दी सरपास करने वाला है चाइना को 1 साल के अंदर। मतलब कि हम नेक्स्ट ईयर 2023 के बाद जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो जाएगी इंडिया। अभी तक चाइना कहा जाता है, तो 1 साल में ये चीज़ चेंज होने वाली है। तो ये जो है इसकी जो रिपोर्ट आई है तो उसको हम देख लेते हैं कि इन फोकास्ट किया है इस रिपोर्ट में कि जो मिड नवंबर 2022 में इंडिया जो ये वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन हो जाएगी। 8 बिलियन कब होगी? नवंबर 2022 में। और फिर ये कुछ इसकी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है वो हम बस डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने ये कहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग एट अ स्लोवेस्ट पेस। चलिए एक गुड न्यूज़ है इसमें कि जो अभी 1950 के बाद से अभी जो रिसेंटली जो टाइम चल रहा है इस वक्त जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्लो पेस में, सबसे स्लो पेस में 1950 के बाद से अभी तक चल रही है। तो ठीक है, हो सकता है कुछ इसके अच्छे परिणाम हो। और 2023 में जो कि मैंने बताया अभी, ये इंडिया जो है पॉपुलेशन विल ओवरटेक चाइना। तो ठीक है, हम फर्स्ट हो जाएंगे पूरे वर्ल्ड में 2023 से। फिर ये बताया गया है, हाँ, ये ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है जो कि अब 1.8 ईयर कम हो चुकी है 2019 से 2021 के बीच में। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि रिसेंटली आप जानते हैं कोविड-19 पैंडमिक आ गया था, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट हाई हो गई थी। तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ की वो कम हो गई है 1.8 ईयर। ठीक। और नेक्स्ट फाइंडिंग है, इंडियाज फर्टिलिटी रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू डिप फ्रॉम 2.01 प्रेजेंटली टू 1.78 इन 2050 एंड 1.69 इन 2100। नाइस। तो इंडिया जो है एक सही रास्ते पे जा रहा है कि अभी देख रहे हैं आप 2.01 इसकी जो रेट है फर्टिलिटी रेट, और जो कि कम ही होगी आगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो इससे रिलेटेड ये कुछ डेटा दिया है इस रिपोर्ट में कि चाइना जो है 1990 में देखिए पॉपुलेशन जो थी चाइना की ये थी 1144। फिर इंडिया की थी 861। ठीक है, जो कि अभी पॉपुलेशन जो चेंज होगी, देखिए इसने जो है चाइना ने कितना प्रोग्रेस किया है, 1426 बिलियन में पॉपुलेशन दी हुई है। और वही इंडिया ने देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है 1412 अब 2022 में। तो हमारे जो 133 करोड़ देशवासी थे तो आई थिंक अभी 140-41 हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं डेटा। तो ये डेटा आप पॉज करके देख सकते हैं कि अभी जो आगे इन्होंने दिया है कि 2050 तक पॉपुलेशन का क्या होगा हाल, तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि रिलेटेड है IS4OM। तो ये IS4OM क्या है? इसमें आई का मतलब है इसरो, सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये जो है इसरो ने अभी पहली ये फैसिलिटी लॉन्च की है, वर्ल्ड की फर्स्ट फैसिलिटी है जो कि ट्रैक करेगी स्पेस डेब्रिस को। देखिए क्या होता है, हमारे जो बहुत सारे सैटेलाइट हम लोग स्पेस में लॉन्च करते हैं तो कुछ सैटेलाइट कुछ समय बाद ख़राब हो जाते हैं, कुछ सैटेलाइट काम करना बंद हो जाते हैं। तो एक तरह से जो ख़राब हो जाते हैं वो स्पेस में रह जाते हैं कहीं ना कहीं। तो एक तरह से एक डेब्री, कूड़ा करकट का काम करते हैं कि मान लिया अगर हमारा कोई सैटेलाइट जो अभी जो अच्छी वर्किंग कंडीशन में है और अगर वो सैटेलाइट किसी डेब्री से जाके टकरा जाता है तो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए अभी इसरो ने लॉन्च की है पहली फैसिलिटी, वर्ल्ड की पहली फैसिलिटी है कि जो ट्रैक करेगी स्पेस डेब्रिश को एंड सेफ गार्ड अवर एसेट जैसे कि सैटेलाइट है, हमारे बहुत से सैटेलाइट हैं, तो उन सबको सेव करेगी। तो एवर ग्रोइंग स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन एंड द रिस्क ऑफ कोलिजन इन स्पेस, इट अंडरटेक्स ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट एंड स्पेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो जो मैंने अभी बता दिया है आपको। एंड नेक्स्ट ये बात करता है केस्लर सिंड्रोम की, कि ये प्रिवेंट करेगा केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम क्या होता है कि सिंपली जैसे मैंने बताया कि अब अगर कोई एक डेब्री, कोई एक ऐसी चीज़ जो कि वेस्ट हो चुकी है और नॉर्मली वो स्पेस में घूम रही है, तो अगर वो किसी से टकरा गई तो फिर वो और मात्रा में क्रिएट करेगी, और ज़्यादा डेब्री जो है क्रिएट करेगी। डेब्री मतलब वही कूड़ा करकट टाइप कह सकते हैं, उसको क्रिएट करेगी। तो फिर वो दूसरे से टकराएगी और क्रिएट होगा, फिर वो जो और पार्टिकल होंगे फिर टकराएंगे किसी से, तो और इसकी जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाएगी इसकी क्वांटिटी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है हमारे जो प्रेजेंटली जो स्पेस में सिस्टम जो ऑलरेडी डिप्लॉय हैं, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसी को केस्लर सिंड्रोम कहते हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, तो हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, जो कि रिलेटेड है रॉकेट फ्यूल से। तो रॉकेट फ्यूल अभी क्या हुआ है, यूएस के लॉरेंस एंड बर्कले लैब जो है, इन्होंने एक फ्यूल को डेवलप किया है जो कि बैक्टीरिया से बना हुआ है, और इस फ्यूल में इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इसको हम रॉकेट फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है पॉप फेम, हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया है जिसके थ्रू इसको डेवलप किया गया है। और ये जो फ्यूल डेवलप हुआ है ये बहुत ही हाई एनर्जी डेंसिटी है, कि आप थोड़े से ही फ्यूल में बहुत ज़्यादा एनर्जी पा सकते हैं। तो ये मेनली जो हम देखते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल, बहुत सारे जो फ्यूल होते हैं स्पेशली बनते हैं रॉकेट्स के लिए, ताकि उनकी जो एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा हम नहीं ले जा सकते हैं स्पेस में, ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा फ्यूल जो कम क्वांटिटी में हमें ज़्यादा एनर्जी दे, तो उसे रॉकेट फ्यूल मेनली कहा जाता है। तो ये जो अभी रॉकेट फ्यूल है इसका नाम है पॉप फेम, जो यूएस में अभी जो है साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। तो दैट्स इट, इसको ये रिप्लेस कर सकता है पेट्रोल और अदर रॉकेट फ्यूल को। तो दैट्स इट, ये हमारी डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होती है। ओके, जय हिंद, जय भारत।